की शुरुआत होती है और हम रिचर्ड क्राफ्ट की आवाज़ को सुनते हैं। वो बता रहे होते हैं कि जापान की जो पहली रानी थी जिसका नाम हिमिको था, उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। इन जादुई शक्तियों से वो किसी भी इंसान को छूकर उसका विनाश कर सकती थी और किसी भी इंसान को भी मार सकती थी, लेकिन उसके मंत्रियों ने उसे धोखा दे दिया और उसको ट्रीजर्स डेविल सी के एक आइसलैंड पर ले गए और वहाँ ले जाकर उसे चट्टानों के नीचे दफना दिया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी रानी जिंदा है और रानी आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे आज़ाद करवाए। रिचर्ड क्राफ्ट कहते हैं कि मेरे पास नक्शा है जिससे मैं हिमको को ढूंढ सकता हूँ और ऐसा करने वाला मैं पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो उसे ढूंढे, पर इसके लिए मुझे अपनी बेटी लारा, जिससे मुझे बहुत प्यार है, उसे पीछे छोड़ना पड़ा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लारा, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, वह बॉक्सिंग करती है, जहां पर उसका ट्रेनर उससे कहता है कि तुम्हारी कई महीनों से फीस नहीं आई है, अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और फिर लारा को दिखाया जाता है जो साइकिल से कोरियर का काम करती है और एक दिन वो अपने साथ के काम करने वालों से पैसों के लिए साइकिल रेस करती है। लारा रेस में सबसे आगे होती है, लेकिन आज भी लारा लोगों के चेहरों में अपने डैड रिचर्ड क्राफ्ट को ढूंढती है, जो कि बचपन में हिमको की खोज उसे छोड़कर चले गए थे। लारा का इससे ध्यान भटक जाता है और उसकी साइकिल एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। लारा को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ पर उसे छुड़ाने के लिए उसकी डैड की बिजनेस पार्टनर आती है और लारा को समझाती है कि तुम अपने डैड की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें उनके पैसे और बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट कर लेना होगा। लेकिन लारा ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 14 साल पहले जब लारा 7 साल की थी, उसके डैड हिमिको की खोज करने के लिए चले गए थे, जो आज तक लौटकर वापस नहीं आए हैं। सरकार ने लारा के डैड को मरा घोषित कर दिया है, लेकिन लारा को आज भी यकीन है कि उसके डैड जिंदा हैं। कुछ दिन बाद लारा को एक बार फिर से उसके डैड की बिजनेस पार्टनर बुलाती है और लारा से कहती है कि अगर तुमने पेपर पर साइन नहीं किए तो तुम्हारे डैड की जितनी भी चीज़ें हैं सबको नीलाम कर दिया जाएगा। लारा पेपर पर साइन करने के लिए राज़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी लारा को उसके डैड का एक पजल देता है और लारा को बताता है कि तुम्हारे डैड की बिल में यह भी था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वो जापानीज पजल मेरी बेटी को दे दिया जाए। लारा को वो पजल दे दिया जाता है और उस पजल को लारा जल्दी ही कुछ देर में सॉल्व कर देती है और वो एक बॉक्स होता है जो खुल जाता है। उसके अंदर एक चाबी होती है और एक पेपर का टुकड़ा होता है जिस पर लिखा होता है द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब मेरे अंतिम लक्ष्य का पहला अक्षर। लारा इस मैसेज को समझ जाती है कि उसके डैड किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बिना पेपर पर साइन किए अपने डैड के मकबरे पर जाती है, क्योंकि यही इंसान का अंतिम लक्ष्य होता है जो उसके डैड ने अपने जाने से पहले बनवाया था। और जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर अपने डैड के नाम के पहले अक्षर को दबाती है तो वहाँ से एक की होल बाहर निकलता है और लारा जब उस की होल में उस चाबी को यूज़ करती है जो उसे पजल बॉक्स के अंदर मिली थी, तो साइड से एक दरवाज़ा खुलता है। ये एक तहखाना का दरवाज़ा होता है जहाँ पर उसके डैड की बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें होती हैं। यहीं पर एक कैमरा भी होता है जिसमें उसके डैड ने उसके लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया होता है। लारा वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगी। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ, मगर मैं जानता था कि तुम पजल सॉल्व कर लोगी। तुम्हारी मॉम की मौत के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए मैंने दूसरी दुनिया की खोज करना शुरू कर दिया था। मुझे हिमको के बारे में पता चला जो ज़िंदगी और मौत पर कंट्रोल कर सकती थी। मैंने उस पर रिसर्च की और मुझे अपनी रिसर्च पर जब यकीन हो गया तो मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, यहाँ पर जितना भी रिसर्च वर्क है उन सबको तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथों में लग गया तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। लारा अपने डैड की बात को नहीं मानती है और उनके रिसर्च वर्क से पता लगा लेती है कि वो किस तरह से वहाँ पर गए थे और अब वो भी अपने डैड की खोज करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसको इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वो अपने डैड की एक निशानी
को जो उन्होंने उसके बचपन में दिया था उसे एक शॉप पर गिरवी रख देती है और अब लारा जापान के हांगकांग शहर में पहुंच जाती है, जहां से उस आइलैंड पर जाना है जिसका नाम यामाताई है। लारा के पास उस पानी की बोट की फोटो भी होती है जिससे उसके डैड गए थे। लारा के डैड ने उस बोट वाले को $20,000 दिए थे और लारा भी उस बोट तक पहुंच जाती है। लारा को पता चलता है कि अब उस बोट में वो आदमी नहीं है जिसे उसके डैड ने $20,000 दिए थे, बल्कि उसका बेटा है जिसका नाम लूरेन होता है। लूरेन भी कहता है कि उसके डैड भी कई साल पहले एक सफ़र पर गए थे, उसके बाद कभी वापस नहीं आए हैं। लारा समझ जाती है कि उसके डैड लूरेन के डैड के साथ ही गए थे और वो दोनों कभी लौट कर नहीं आए। लारा लूरेन को उस आइलैंड पर चलने के लिए कहती है और लूरेन साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि जिस आइलैंड पर तुम जाने के लिए बेताब हो रही हो वो डेविल सी के बीचों बीच है और वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया है। और पर लारा जब उसे पैसों का लालच देती है तो लूरेन भाई साहब मान जाते हैं और ये दोनों उस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। सफ़र में लारा को अपने डैड का डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि ट्रिनिटी नाम का एक ग्रुप होता है जो ऐसी शक्तियों की खोज करना चाहता है और इस शक्तियों का यूज़ करके दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। रात को अब समंदर में तूफान आ जाते हैं और लूरेन बताता है कि यह तूफान इस बात का सबूत है कि हम डेविल सी में भी पहुंच चुके हैं, यानी कि यामाताई आइलैंड आसपास ही है और यहाँ पर लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि इनको बोट से कूदना पड़ता है और वो तैर के एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। लारा की जब आँख खुलती है तो वो एक आइलैंड पर होती है और वो यामाताई आइलैंड ही होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कोई उस पर हमला कर देता और उसे बेहोश कर देता है। और जब फिर उसकी आँख खुलती है तो उसके पास सामने मिथाइस नाम का एक आदमी होता है जो यहाँ पर सभी लोगों का लीडर होता है और ये ट्रिनिटी ग्रुप के लिए काम करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकता हूँ और मैं तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं कर देता। वो लारा को उसके डैड की डायरी भी दिखाता है जो उसने लारा के बैग से निकाल ली थी। वो कहता है कि ये इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तुम्हारे डैड रिचर्ड की रिसर्च बेमिसाल थी लेकिन मुझे उन्हें मारना पड़ा, पर अब मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि अब उनकी डायरी मेरे पास है। इसके बाद लारा को बाहर भेजा जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गुलाम हैं। ये इन गुलाम लोगों से काम करवा रहे होते हैं। ये इन गुलामों से चट्टानों को तोड़वा रहे थे क्योंकि ये किसी भी तरह से हिमको को ढूंढना चाहते थे। ये लूरेन, यहाँ लूरेन भी होता है जिसके साथ लारा यहाँ तक आई थी, उससे भी बंदी बना लिया गया है। वो लारा को बताता है कि ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं या तो ऑफिशियल मैन हैं या वो लोग हैं जिन्हें बहाने से यहाँ तक लाया गया है और अब ये यहाँ सब उनके गुलाम हैं। अब इन सभी को मिथाइस एक दूसरी जगह पर ले जाता है। वहाँ पर आकर मिथाइस लारा के डैड रिचर्ड ग्राफ की डायरी में एक चट्टान की फोटो को देखता है और ठीक वैसे ही चट्टान उसके सामने होती है जिसे देखकर मिथाइस खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उन्हें हिमको यहाँ पर मिलेगी। लारा और लूरेन समझ जाते हैं कि ये इनको मार देंगे। लूरेन लारा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लूरेन अपने सामने खड़े गार्ड पर हमला कर देता है और लारा को भागने के लिए कहता है और लारा यहाँ से भाग जाती है। कुछ गार्ड लारा का पीछा करते हैं और उस पर गोलियाँ भी चलाते हैं और अब लारा एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वो एक गिरे हुए पेड़ के सहारे उस नदी को पार करने की कोशिश करती है। वो नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है और सामने बहुत गहरा झरना होता है, पर वहाँ पर एक क्रैश प्लेन होता है जिसे पकड़कर लारा बच जाती है और वहीं लूरेन को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करता है, पर मिथाइस उसके कंधे पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है जिससे उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। वहीं लारा को दिखाया जाता है जो क्रैश प्लेन के सहारे किसी तरह से किनारे पर पहुँचना चाहती है, पर वो प्लेन बीच से टूट जाता है, पर लारा अपनी पूरी कोशिश करती है और बच जाती है और प्लेन के अंदर पहुंच जाती है जहां पर उसे एक पुराना पैराशूट मिलता है और उस पैराशूट की मदद से वो उस जगह से निकल जाती है और वो उस आइलैंड के एक किनारे पर पहुंच जाती है, पर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और लारा जब रात को सो रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ये मिथाइस का आदमी होता है जो उस पर हमला कर देता है। लारा ने बॉक्सिंग सीखी हुई थी इसलिए वो उस आदमी को मार देती है और तभी वो देखती है कि कोई उसे देख रहा है। वो उसका पीछा करती है। वो आदमी एक गुफा में चला जाता है और जब लारा उसका पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचती है तो वो देखती है वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता रिचर्ड क्राफ्ट हैं
वो बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। रिचर्ड इतने सालों से यहाँ आइलैंड पर अकेले रह रहे थे, इसलिए उन्हें लगता है कि ये उनका भ्रम है, पर जल्द ही वो समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी है। वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अगले सुबह लारा अपने डैड रिचर्ड को बताती है कि आपकी डायरी अब मिथाइस के पास है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे जला देना। मिथाइस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिनिटी हिमिको की पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। लारा कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके डैड कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। लारा बताती है कि मिथाइस के पास एक सैटेलाइट फ़ोन है, अगर हम उस फ़ोन को हासिल कर लें तो हम बाहर से मदद मंगा सकते हैं। रिचर्ड मना कर देता है। वह कहता है कि मिथाइस के पास पूरी आर्मी है, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लारा खुद ही वहाँ से धनुष लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिथाइस को दिखाया जाता है, जिसे वो दरवाज़ा मिल जाता है जिसके अंदर जापान की पहली रानी हिमिको का टॉम होता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और सैटेलाइट फ़ोन से अपने सीनियर्स को फ़ोन करता है और कहता है कि हमें टॉम मिल चुका है और अब यहाँ पर किसी को उसे लेने के लिए भेज दीजिए। वहीं लारा भी इस जगह पर पहुँच जाती है और वो मिथाइस के गार्ड्स को मारकर सबसे पहले लूरेन और वहाँ पे जितने भी गुलाम होते हैं उनको आज़ाद कराती है। सबको छुड़ाने के बाद लारा और वो सारे कैदी मिलकर मिथाइस के सारे गार्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है, जो अब टॉम के दरवाजे पर पहुँच जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। पर इस दरवाजे को खोलने के लिए एक पहेली होती है। इस पहेली को सुलझाना होगा, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। यहाँ पर मिथाइस भी आ जाता है और वह रिचर्ड क्राफ्ट को गन पॉइंट कर लेता है और वह रिचर्ड क्राफ्ट से कहता है कि तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा, पर वो साफ साफ मना कर देता है। अपने डैड को बचाने के लिए यहाँ पर लारा भी आ जाती है और उसके एक आदमी को मार देती है और अब उसके सामने होता है मिथाइस रिचर्ड क्राफ्ट के ऊपर गन तान देता है। वह लारा से कहता है कि अगर तुमने पहेली को नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। यह पहेली वो पहेली होती है जिसे बचपन में रिचर्ड लारा से सॉल्व कराया करता था और इसलिए उसे पता है कि पहेली को सॉल्व कैसे करना है और वो पहेली को सॉल्व कर देती है। और यहाँ पर टॉम का दरवाज़ा नीचे गिर जाता है, जो पिछले 2000 सालों से नहीं खुला था, और अब वो सब के सब इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही देखते हैं कि वहाँ पर एक गहरी खाई है। यहाँ पर हज़ारों कंकाल हैं। यह सब के सब सीढ़ी से उस पार जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि दीवार पर लिखा होता है, द डेथ ऑफ द क्वीन टर्न्स डे टू नाइट, सी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। यानी कि रानी की जो मौत है वह दिन को रात में बदल देगी और उसे मरना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी वापस आएगी। अब वो यहाँ से आगे जाते हैं और इनमें जाते हैं तो इनमें से एक का पैर एक ब्लॉक में पड़ जाता है और दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाता है और नीचे का जो फ्लोर होता है वह धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, जिसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। तभी लारा को यहाँ पर चाबी का निशान दिखता है और वो सब के सब से कहती है कि तुम सबको यहाँ पर चाबियाँ मिलेंगी। वो देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग रंग की चाबियाँ होती हैं और एक एक करके जब इन चाबियों को लगाते हैं तो इनसे कोई भी चाबी नहीं लगती। लारा को लाइन याद आती है, द क्वीन मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। और लाइफ यानी कि जिंदगी का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए लारा येलो कलर के ऊपर ब्लू कलर की चाबी लगा देती है। दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखते हैं कि सामने बहुत पुराना टॉम है जिसके अंदर हिमिको है। ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं। इनके सामने हिमिको का कॉफिन होता है जिसकी दीवार पर हिमिको की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं। लारा पेंटिंग्स को देखकर कहती है कि इन पेंटिंग के हिसाब से हिमिको कोई मॉन्स्टर नहीं थी, उसे यहाँ पर नहीं लाया गया था बल्कि वह खुद यहाँ पर आई थी। उस दीवार पर लिखी लाइन एक बार फिर से याद आती है, द क्वीन मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। साथ ही वो कहावतें भी जिनमें कहा जाता था कि हिमिको जिसको भी हाथ लगाती थी वह मर जाता था। यहाँ पर वो समझ जाती है कि वह कोई मॉन्स्टर नहीं थी बल्कि उसको कोई बीमारी थी, वह एक वायरस से इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई थी ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो, और उसने खुद अपने आप को यहाँ पर दफन कर लिया था। वो यही बात मिथाइस को और उसके दोनों लोगों को बताती है, लेकिन फिर भी वह कॉफिन को खोल देते हैं
जिसके अंदर हिमको का कंकाल होता है। और जैसे ही मिथाइस के 2 लोग उसे हाथ लगाते हैं, एक आदमी उसी टाइम इन्फेक्टेड हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इससे पहले कि वह इनको मारता, मिथाइस खुद ही उसे गोली मार देता है। और अब यहाँ पर रिचर्ड को लारा को और मिथाइस को सबको समझ आ जाता है कि ट्रिनिटी चाहती है कि वह इस वायरस को उन तक पहुँचा दें ताकि वह एक बायो वेपन बना सकें, और इस वेपन के डर से वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। मिथाइस को जब ये बात समझ में आती है तो वो हिमको की एक उंगली काट लेता है, क्योंकि उसे पता है कि नया वायरस बनाने के लिए इतनी ही काफ़ी है। और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, लारा मिथाइस के गार्ड पर हमला कर देती है। रिचर्ड भी वहाँ से गन उठाकर एक गोली मिथाइस को मार देता है, इससे वो जख्मी हो जाता है। लारा उस जगह से भाग जाती है और मिथाइस के गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। लारा इस जगह पर बिछे हुए मौत के जाल से सबको मार देती है। वहीं दिखाया जाता है कि रिचर्ड के ऊपर एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड होता है हमला कर देता है। हालांकि रिचर्ड उसे मार देता है, पर मिथाइस यहाँ से उंगली लेकर निकल चुका होता है। अब यहाँ पर वापस लारा अपने डैड रिचर्ड के पास आती है। रिचर्ड लारा से कहते हैं कि मुझे मत छूना, मैं इन्फेक्टेड हूँ। दरअसल वह भी इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। वो लारा से कहते हैं कि बहुत ही जल्द मैं अपने आप को और इस पूरी जगह को बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा ताकि वायरस बाहर की दुनिया में ना फैल सके। तुम्हें किसी भी तरह से मिथाइस को रोकना होगा। लारा, जिसने अपने डैड को ढूंढने में कई साल लगा दिए, अब एक बार फिर से हमेशा के लिए उसके डैड उससे दूर होने वाले हैं। लारा को ना चाहते हुए भी अपने डैड को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है और अब वो मिथाइस तक पहुँच जाती है, जो वायरस लेकर यहाँ से निकलना चाहता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लारा उस सीढ़ी को गिरा देती है जिससे खाई के दूसरी तरफ पहुंचने का रास्ता है। यह देखकर मिथाइस पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। वो लारा का हथियार उठाकर लारा पर हमला कर देता है और अब वो लारा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रिचर्ड को दिखाया जाता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हिमको का कॉफिन और पूरा का पूरा टॉम नीचे गिर जाता है। मिथाइस का ध्यान इससे भटक जाता है, जिसका फ़ायदा लारा उठाती है और वो मिथाइस पर हमला कर देती है और उसकी जेब से हिमको की उंगली निकालकर उसके मुंह में डाल देती है, जिसकी वजह से मिथाइस भी इन्फेक्टेड हो जाता है और लारा उसे लात मारकर खाई में गिरा देती है, जहाँ पर हजारों कंकाल होते हैं। और यह वही कंकाल होते हैं जो हजारों साल पहले इन्फेक्टेड हुए थे। लारा अब किसी तरह से कूदकर खाई के दूसरी तरफ चली जाती है और वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पूरी जगह ढह रही थी। उसे वहाँ पर एक रस्सी दिखती है जिसे वो पकड़ लेती है। लूरेन ऊपर से उस रस्सी खींच रहा होता है। वो लारा को बाहर निकाल लेता है, पर इस आइलैंड से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। पर तभी यहाँ पर ट्रिनिटी का एक हेलीकॉप्टर जाता है जो मिथाइस ने मंगाया होता है। ये पायलट को गन पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं सब के सब उस हेलीकॉप्टर से वापस अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। और अब लारा लंदन जाती है और उन पेपर्स पर साइन करती है जो उसके पिता की वसीयत के पेपर होते हैं, जिन पर उसने आज तक इसलिए साइन नहीं किए थे क्योंकि उसने अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था। पेपर साइन करने के बाद जब वो उन कंपनीज को देखती है जो उसके पिता ने खरीदी थी, तो उसमें एक कंपनी वह भी होती है जो उस आइलैंड पर सामान पहुंचाती थी। लारा को शक होता है और एक बार फिर से वह उसी तहखाने में जाती है जहां पर उसके पिता की रिकॉर्डिंग टेप उसे मिला था। और जब वो ट्रिनिटी की फाइल देखती है तो पता चलता है कि यह एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरनेचुरल चीज़ों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो इंसानों को अपना गुलाम बना सकें। और उसके पिता की जो बिजनेस पार्टनर एना थी वह ट्रिनिटी की एक एजेंट है। जिन पेपर्स पर लारा से साइन करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग अब लारा का उसके पिता की किसी भी चीज़ पर कोई भी अधिकार नहीं है। सारे के सारे अधिकार
सब एना के पास हैं। लारा हार मानने वालों में से नहीं है। वह ट्रिनिटी से और एना से लड़ने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो उस दुकान पर जाती है जहाँ पर उसने अपने पिता से मिला हुआ गिफ्ट गिरवी रखा था। वो उन्हें उनके पैसे वापस कर देती है और अपने पिता से मिले हुए गिफ्ट को वापस ले लेती है। और तभी वो देखती है कि वहाँ पर उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। लारा उनमें से 2 गन खरीद लेती है, जो कि ट्रिनिटी के खिलाफ लड़ाई का एक आगाज़ है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।